हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू एजुकेशन पॉइंट फार्मेसी। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो में हम बात करने वाले हैं इम्प्यूरिटीज़ के बारे में। टाइप्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज़ एंड इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज़ इन फार्मास्यूटिकल एजेंट्स और फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट जब आप बनाते हो, ड्रग बनाते हो या कोई कंपाउंड सिंथेसाइज करते हो, तो उस दौरान, प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान कहीं ना कहीं से कोई ना कोई इम्प्यूरिटीज़ आ जाती है आपके प्रोडक्ट में और आपके प्रोडक्ट को क्या करती है, कंटामिनेट कर देती है, आपके प्रोडक्ट को अनसेफ बना देती है, इनइफेक्टिव बना देती है और उस प्रोडक्ट के क्वालिटी को क्या करती है, डिक्रीज कर देती है, पुअर क्वालिटी का बना देती है। तो आज की वीडियो में हम वही इम्प्यूरिटीज को समझेंगे, सोर्स को जानेंगे। जब आप सोर्स समझ जाओगे कि ये इम्प्यूरिटीज आ कहाँ से रही है, तो आप अपने प्रोडक्ट को कंटामिनेट होने से भी बचा पाओगे। एंड जो भी इम्प्यूरिटीज अगर आ गई है आपके प्रोडक्ट में, तो वो किस तरीके से आपके प्रोडक्ट को इफेक्ट करती है, किस तरीके से आपके बॉडी में जाने के बाद इफेक्ट करती है, हार्मफुल इफेक्ट करती है, वो सब हम आज की वीडियो में जानेंगे। चलिए वन बाय वन समझते हैं। तो पहले हमें ये समझना है कि इम्प्यूरिटीज है क्या। इम्प्यूरिटीज मतलब बोले तो कचरा, गंदगी, जो आपके काम का नहीं है, जिसे आप अपने घर से साफ करके निकालते हो। जैसे कि धूल हो गया, डस्ट हो गया, ये आपके काम का नहीं है। घर में है अगर, तो आप उसको झाड़ू से साफ करके निकालते हो। ये थोड़ा बहुत डस्ट वस्ट है तो ये आपके लिए टॉक्सिक तो नहीं है, लेकिन अगर वही डस्ट की जगह पे कांच का टुकड़ा फैला है फर्श में, तो हो सकता है कि आप वहां पे चलोगे और आपके पैर में लग जाए, तो ये आपके लिए टॉक्सिक हो सकता है। इसीलिए जो इम्प्यूरिटीज होते हैं ये टॉक्सिक भी हो सकते हैं, नहीं भी हो सकते हैं। ये डिपेंड करता है कि रेंज कितने अमाउंट में वो प्रेजेंट है इम्प्यूरिटीज। जो इम्प्यूरिटीज होते हैं वो अनडिजायरेबल, अनवांटेड सब्सटेंस है, आपके काम का नहीं है, कचरा है। और ये मे बी टॉक्सिक, मे नॉट बी टॉक्सिक, डिपेंड्स ऑन द रेंज। इफ इट इज प्रेजेंट इन फार्मास्यूटिकल सब्सटेंस एंड मेक इट इम्प्योर, अगर ये इम्प्यूरिटीज आपके फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में प्रेजेंट है तो ये आपके प्रोडक्ट को इम्प्योर बना सकती है। फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स वुड बी unsafe, ineffective और poor quality without the identification and elimination of impurities। अगर आप impurities को आइडेंटिफाई कर नहीं करोगे, एलिमिनेट नहीं करोगे, नहीं हटाओगे, तो ये आपके प्रोडक्ट को अनसेफ बना सकती है, इनइफेक्टिव कर सकती है और उसके पुअर क्वालिटी को क्या कर सकती है, पुअर बना सकती है। इम्प्यूरिटीज टाइप्स क्या क्या है, तो ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज, इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज और रेसिडुअल सॉल्वेंट। चलिए समझते हैं वन बाय वन। ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज क्या है। जब आप एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट बनाते हो, ड्रग बनाते हो, कोई कंपाउंड बनाते हो, तो आप केमिकल रिएक्शंस करवाते हो, केमिकल अलग अलग केमिकल यूज करते हो। तो उस दौरान, केमिकल रिएक्शन के दौरान, जो आपके लिए मेन रिएक्शन है वो होता है, साथ ही साथ साइड रिएक्शन भी होता है। साइड रिएक्शन होता है या फिर इनकम्प्लीट रिएक्शन होने से क्या फॉर्म होता है, बाई प्रोडक्ट। बाई प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है रिएक्शन के दौरान, ड्यूरिंग द सिंथेसिस ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट और एनी ड्रग प्रोडक्ट। दे आर अनइंटेंडेड प्रोडक्ट्स। ये जो बाय प्रोडक्ट होते हैं ये आपके काम का नहीं है, इसे हटा दोगे तो अच्छी बात है। अगर आपने नहीं हटाया, रह गया, कुछ अमाउंट में रह गया, या फिर आपने हटाया बट वो कुछ अमाउंट में रह गया, तो हो सकता है ये जो बाय प्रोडक्ट है ये आपके फाइनल फॉर्मुलेशन में आ जाए एज अ इम्प्यूरिटीज। अगर बाय प्रोडक्ट से इम्प्यूरिटीज हो रही है आपके प्रोडक्ट में, तो वो कहलाएगा ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। ठीक है। नेक्स्ट है इंटरमीडिएट्स। जब भी केमिकल रिएक्शन होता है तो वहाँ पे इंटरमीडिएट का भी फॉर्मेशन होता है। कभी कभी क्या होता है, कुछ ड्रग बनाने के लिए मल्टी स्टेप रिएक्शन करवाने पड़ते हैं, तो उस दौरान इंटरमीडिएट फॉर्म होते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड्स फॉर्म होते हैं। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड्स भी अगर आपके एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स में आ जाए, तो वहाँ पे ये इम्प्यूरिटीज की तरह काम करती है, क्योंकि ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है ये अनडिजायरेबल है, अनवांटेड है, आपके काम का नहीं है। कोई भी कंपाउंड, कोई भी सब्सटेंस, कोई भी एलिमेंट अगर जो भी आपके काम का नहीं है, अनवांटेड है, वो इम्प्यूरिटीज ही कहलाएंगे। ठीक है। इंटरमीडिएट से अगर कोई इम्प्यूरिटीज वहां पे कॉज हो रही है, तो वो भी किस टाइप की इम्प्यूरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट। कभी कभी क्या होता है, जो भी आप ड्रग वगैरह बनाते हो तो आप स्टोर करके रखते हो, स्टोरेज के दौरान वो डिकम्पोज हो जाता है, कभी कभी डिग्रेड हो जाता है। डिग्रेडेशन होने से भी क्या होता है, डिग्रेडेशन प्रोडक्ट का फॉर्मेशन होता है, और वो जो प्रोडक्ट बनता है वो इम्प्यूरिटीज के तरीके से आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी आ सकते हैं और आपके प्रोडक्ट को क्या कर सकता है, कंटामिनेट कर सकता है। अगर डिग्रेडेशन प्रोडक्ट से आपका प्रोडक्ट कंटामिनेट हो रहा है, तो वो भी किस टाइप की इम्प्यूरिटीज है, ऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट है इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज। metals, salt, other inorganic material that may be present in the medicinal agent। अगर आपका मेडिसिनल एजेंट में ये सब प्रेजेंट है, मेटल्स वगैरह, जो आप किसी काम का नहीं है, अनवांटेड है, तो वो कहलाएगा इनऑर्गेनिक इम्प्यूरिटीज।
नेक्स्ट है रेसिडुअल सॉल्वेंट। आप सॉल्वेंट यूज करते हो प्रोसेस के दौरान, मैन्युफैक्चरिंग के दौरान, ड्रग बनाने के प्रिपरेशन के दौरान, जैसे कि बहुत सारे ऐसे सॉल्वेंट है, अकॉर्डिंग टू वो किस टाइप का ड्रग है उसके अकॉर्डिंग सुटेबल सॉल्वेंट चूज किया जाता है कि वो जो ड्रग है, वो जो सब्सटेंस है, वो किस सॉल्वेंट में अच्छे से घुल रहा है। जैसे कि बहुत सारे सॉल्वेंट है, एसीटोन हो गया, मिथेनॉल, इथेनॉल, हेक्सेन, एनहेक्सेन, ये सब सॉल्वेंट को यूज करते हैं प्रिपरेशन के दौरान। तो अगर ये सॉल्वेंट का थोड़ा सा भी रेसिडुअल अगर आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ जाए तो वो वहाँ पे कहलाएगा इम्प्यूरिटीज। और वो किस टाइप की इम्प्यूरिटीज है? रेसिडुअल सॉल्वेंट इम्प्यूरिटीज। तो ये कुछ टाइप्स है। चलिए अब हम मेन पार्ट पे आते हैं, सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज। सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज को समझना जरूरी है कि कहाँ कहाँ से आपके प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज आ सकती है। तो पहला है रॉ मटेरियल यूज्ड इन मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर के दौरान जो भी आप रॉ मटेरियल यूज करते हो, स्टार्टिंग मटेरियल जो होता है, कच्चा पदार्थ कह सकते हो आप। जैसे रोटी बनाने के लिए स्टार्टिंग मटेरियल क्या होता है? गेहूं। गेहूं को पिसते हैं, आटा बनता है, आटा से फिर रोटी बनाते हैं। तो रोटी जो हो गया वो आपका फाइनल प्रोडक्ट हो गया और गेहूं हो गया रॉ मटेरियल। अगर गेहूं में कंकर आ जाए, कचरा आ जाए, अगर गेहूं प्योर ना हो तो उससे क्या होगा? जब आप उसको पिसोगे तो आटे में भी इम्प्यूरिटीज आ जाएगी, कंकर आ जाएंगे, और वो फिर आप जब रोटी बनाओगे तो उसमें भी आ जाएंगे, फाइनल प्रोडक्ट में भी वो इम्प्यूरिटीज आ सकते हैं। आया कहाँ से? रॉ मटेरियल से, स्टार्टिंग मटेरियल से। रॉ मटेरियल or we can say it starting material used in synthesis or manufacturing process may contain impurities, उसमें भी impurities हो सकते हैं। These impurities can carry through into the final product, और ये impurities आपके final product में भी आ सकते हैं। Example, sodium chloride prepared from rock salt। rock salt से NaCl बनाते हैं, नमक बनाते हैं। rock salt में contain होता है trace of calcium and magnesium। रॉक सॉल्ट में क्या है? कैल्शियम और मैग्नीशियम होता है। और जब आप रॉक सॉल्ट से NaCl बनाते हो, सोडियम क्लोराइड बनाते हो, तो सोडियम क्लोराइड में भी ये ट्रेस अमाउंट में कैल्शियम और मैग्नीशियम आ जाते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। सोर्स क्या है? रॉ मटेरियल, रॉक सॉल्ट से ही वो आया है जनरली। नेक्स्ट एग्जांपल, कॉपर सल्फेट प्रिपेयर्ड फ्रॉम कॉपर पायराइट में कंटेन ट्रेस ऑफ आयरन। कॉपर पायराइट में प्रेजेंट होता है ट्रेस ऑफ आयरन, आयरन प्रेजेंट होता है। कॉपर पायराइट से क्या बनाते हैं हम? कॉपर सल्फेट। तो हो सकता है कॉपर सल्फेट में आयरन आ जाए एज अ इम्प्यूरिटीज। ओके, नेक्स्ट है आर्सेनिक, हैवी मेटल, लीड्स इज प्रेजेंट इन रॉ मटेरियल, देन दिस विल ऑल्सो बी फाउंड इन द फाइनल प्रोडक्ट विच मे कॉज हार्मफुल इफेक्ट टू ह्यूमन बींग्स। रॉ मटेरियल में अगर हैवी मेटल्स है, आर्सेनिक है, लीड है, अगर ये सब लिमिट से ज़्यादा प्रेजेंट है, तो ये जब आप कंज्यूम करते हो उस रॉ मटेरियल से, अगर कोई ड्रग बनाते हो और उस ड्रग को कंज्यूम करते हैं, तो बॉडी में ये हार्मफुल इफेक्ट भी कॉज करता है। अभी आप एग्जांपल कुछ टाइम पहले न्यूज़ सुने थे, मैगी में लीड लीड जो है वो ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट था, उससे लोगों को हार्मफुल इफेक्ट हो रहे थे। लीड लीड हो गया, आर्सेनिक हो गया, हैवी मेटल्स, ये सब हार्मफुल इफेक्ट कॉज करते हैं बॉडी में लिमिट से ज़्यादा हो जाने से। तो चलिए रॉ मटेरियल का तो समझ गए हो आप क्या क्या इम्प्यूरिटीज है। नेक्स्ट है डिफेक्ट्स इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में अगर कोई डिफेक्ट हो जाए तो वहां से भी इम्प्यूरिटीज हो सकता है आपके प्रोडक्ट में आ जाए। जैसे इन मैनी मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस देयर आर डिफेक्ट लाइक इम्परफेक्ट मिक्सिंग, मिक्सिंग ना की गई हो सही से, या फिर इनकम्प्लीटनेस, नॉन एडहेरेंस टू प्रॉपर टेम्परेचर, pH, प्रेशर और रिएक्शन कंडीशन which may give chemicals compounds with impurities in them. बेस्ट एग्जाम्पल जिंक ऑक्साइड। जिंक ऑक्साइड को बनाने के लिए क्या करते हैं? हीट करते हैं मेटालिक जिंक को। मेटालिक जिंक को हीट करके जिंक ऑक्साइड बनाया जाता है। अगर हीट सही से ना किया, हीट सही से नहीं किया गया, तो क्या होता है? जिंक, मेटालिक जिंक जो है वो कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पाते हैं जिंक ऑक्साइड में, जिससे क्या होता है जो फाइनल प्रोडक्ट बनता है जिंक ऑक्साइड का, उसमें कंटेन रह जाते हैं कुछ अमाउंट में जिंक, मेटालिक जिंक एज अ इम्प्यूरिटीज। क्यों? क्योंकि आपने हीट सही से नहीं किया था। तो ये जो डिफेक्ट है ये किस में प्रॉब्लम है? मैन्युफैक्चरिंग में प्रॉब्लम है, मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस में डिफेक्ट है। ठीक है, जिससे क्या हुआ, आपका जो जिंक ऑक्साइड था उसमें क्या प्रेजेंट रह गया? मेटालिक जिंक एज अ इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट इम्प्यूरिटीज है सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज है रिएजेंट एंड कैटलिस्ट यूज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस।
मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के दौरान आप रिएजेंट यूज़ करते हो, कैटलिस्ट यूज़ करते हो, बहुत सारे ऐसे केमिकल्स यूज़ करते हो। तो अगर रिएजेंट्स वगैरह को आप रिमूव नहीं करते हो तो वो रिएजेंट्स आपके फाइनल प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। जैसे एग्जाम्पल, अमोनिएटेड मरकरी मे बी प्रिपेयर्ड बाय एडिंग सॉल्यूशन ऑफ मरकरी क्लोराइड टू डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन। मरकरी क्लोराइड को डाइल्यूट अमोनिया सॉल्यूशन में जब मिक्स करते हैं, ऐड करते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? अमोनिएटेड मरकरी, प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है। अमोनिएटेड मरकरी प्रिसिपिटेशन फॉर्म होता है वहां पे। प्लस क्या फॉर्म होता है? NH4Cl, अमोनियम क्लोराइड विच इज सॉल्यूबल। प्लस क्या फॉर्म होता है? 2H2O। तो यहाँ पे जो अमोनिएटेड मरकरी है, प्रिसिपिटेशन है, ये आपका क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। इस फाइनल प्रोडक्ट में क्या कंटेन रहता है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। क्या कंटेन है? अमोनियम हाइड्रोक्साइड। दस प्रिसिपिटेट इज वॉश्ड विथ कोल्ड वाटर। इसीलिए ये जो प्रिसिपिटेट है उसको कोल्ड वाटर से वॉश करते हैं हम टू रिमूव अमोनियम हाइड्रोक्साइड। अमोनियम हाइड्रोक्साइड को रिमूव करने के लिए क्या करते हैं हम? ये जो अमोनिएटेड मरकरी प्रिसिपिटेट फॉर्म किया है उसको वॉश करते हैं कोल्ड वाटर से। अगर वॉश नहीं किया सही से, इफ इट इज नॉट रिमूव्ड कंप्लीटली बाय वॉशिंग विथ वाटर, तो क्या होता है? जो फाइनल प्रोडक्ट होता है उसमें क्या रह जाते हैं? अमोनियम हाइड्रोक्साइड एज अ इम्प्यूरिटीज। इसीलिए रिएजेंट को वॉश करना जरूरी है। अगर आपने वॉश नहीं किया सही से तो वो रिएजेंट आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ जाते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट है डिग्रेडेशन प्रोडक्ट, डिकम्पोजिशन ऑफ एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट्स और अदर कंपोनेंट can result in formation of impurities. Thus, this can occur during manufacturing. मैन्युफैक्चरिंग के दौरान हो सकता है प्रोडक्ट का डिग्रेडेशन हो जाए, डिकम्पोजिशन हो जाए, या फिर स्टोरेज कंडीशन के दौरान वो डिग्रेड हो जाए, और ड्यू टू एक्सपोजर टू लाइट, या फिर लाइट के एक्सपोजर में आने से खराब हो जाए, या हीट या फिर मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और प्रोडक्ट क्या हो जाए? डिकम्पोज या डिग्रेड हो जाए। तो उससे भी क्या होता है? आपके प्रोडक्ट में इम्प्यूरिटीज आ जाती है फाइनल प्रोडक्ट में। नेक्स्ट सॉल्वेंट जो आप यूज करते हो प्रिपरेशन के दौरान, तो सबसे चीपेस्ट सॉल्वेंट है वाटर। वाटर जो है वो चीपेस्ट सॉल्वेंट माना गया है। तो जो टैप वाटर होते हैं उसमें क्या प्रेजेंट होता है? कैल्शियम, मैग्नीशियम, सोडियम, क्लोरीन एक्सेट्रा एज अ इम्प्यूरिटीज इन स्मॉल अमाउंट। तो अगर आप टैप वाटर को डायरेक्ट यूज करोगे प्रिपरेशन में तो ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी ये एलिमेंट्स आ जाएंगे एज अ इम्प्यूरिटीज। इसीलिए क्या करते हैं? डिस्टिल्ड वाटर यूज करते हैं, क्योंकि डिस्टिल्ड वाटर में प्योर होता है बट इट इज वेरी कॉस्टली। डिस्टिल्ड वाटर में ये एलिमेंट्स नहीं होते और आप इसको सेफली यूज कर सकते हो प्रिपरेशन के दौरान, बट इट इज वेरी कॉस्टली। नेक्स्ट सोर्स है इंटरमीडिएट्स एंड बाई प्रोडक्ट्स। जैसे कि इन सर्टेन ड्रग मल्टी स्टेप सिंथेसिस प्रोसीजर इज यूज्ड। मल्टी स्टेप सिंथेसिस प्रोसीजर को यूज करते हैं विच प्रोड्यूस इंटरमीडिएट, जिससे क्या प्रोड्यूस होता है? इंटरमीडिएट कंपाउंड्स। द प्यूरिफिकेशन ऑफ इंटरमीडिएट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। एक एग्जाम्पल समझिए, पोटेशियम आयोडाइड बनाने के लिए हम क्या करते हैं? आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं। पोटेशियम आयोडाइड बनाने के लिए हम आयोडीन और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को रिएक्ट करवाते हैं, तो क्या फॉर्म होता है? पोटेशियम आयोडाइड। साथ में क्या फॉर्म होता है? पोटेशियम आयोडेट प्लस H2O। ये जो पोटेशियम आयोडेट है ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, काम का नहीं है। हमें क्या चाहिए? पोटेशियम आयोडाइड। उसके साथ ये फॉर्म हुआ है, इंटरमीडिएट कंपाउंड है। तो क्या करते हैं? द रिजल्टिंग सॉल्यूशन, ये जो सॉल्यूशन है इसको इवोपरेट करते हैं पहले हम, फिर हम उसको हीट करते हैं चारकोल से, जिससे क्या होता है? जो पोटेशियम आयोडेट है वो कन्वर्ट हो जाता है पोटेशियम आयोडाइड में, जो आपको चाहिए पोटेशियम आयोडाइड। अगर इन दिस प्रोसेस इफ द इंटरमीडिएट प्रोडक्ट इज नॉट कंप्लीटली कन्वर्टेड टू KI, ये जो प्रोसेस आप कर रहे हो इवोपरेशन, हीटेड विथ चारकोल, अगर इस प्रोसेस के दौरान ये जो पोटेशियम आयोडेट है ये कंप्लीटली कन्वर्ट नहीं हो पोटेशियम आयोडाइड में, तो क्या होगा? देन इट may be carried through to the final product as a impurities.
तो ये जो पोटेशियम आयोडेट है ये आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी आ जाएगा एज अ इम्प्यूरिटीज, क्योंकि एवोपरेशन और हीटिंग विथ चारकोल के दौरान ये कंप्लीटली कन्वर्ट ही नहीं हो पाया इंटरमीडिएट। तो इस तरीके से ये जो इंटरमीडिएट्स होते हैं या बाई प्रोडक्ट्स होते हैं ये फॉर्म तो होते हैं रिएक्शन में, लेकिन अगर प्रॉपर नहीं हटा पाए हो आप उसको तो वो आपके फाइनल प्रोडक्ट में आ जाते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट सोर्स ऑफ इम्प्यूरिटीज, एक्शन ऑफ सॉल्वेंट एंड रिएजेंट्स ऑन रिएक्शन वेसल्स। रिएक्शन वेसल्स जिसमें भी रिएक्शन कंपाउंड आप सिंथेसाइज कर रहे हो, जो भी आप वेसल्स यूज कर रहे हो उसमें हो सकता है जो भी रिएजेंट सॉल्वेंट आप यूज कर रहे हो रख रहे हो वो रिएक्ट कर जाए वेसल्स के साथ। तो होता क्या है, ड्यूरिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस some of the solvent and reagent may undergo reaction with metal of reaction vessels and may dissolve these metals which appear as impurities in final product। जैसे आप ये फिगर देख रहे हो ये है आयरन वेसल्स। क्या है? आयरन वेसल्स, रिएक्शन वेसल्स। इसमें हम इनऑर्गेनिक कंपाउंड बनाते हैं, तो आप जब भी इसमें कोई भी केमिकल वगैरह रखते हो, सॉल्वेंट हो गया, रिएजेंट हो गया, तो वो क्या होता है कभी कभी इसके साथ रिएक्ट कर जाते हैं। रिएक्ट होने से क्या होता है, इस ये जो है वेसल्स ये किस से बना हुआ है? आयरन से बना हुआ है। तो वो आयरन आपके सॉल्वेंट में रिएजेंट में मिक्स हो जाते हैं, और जब आप उस सॉल्वेंट या फिर रिएजेंट को यूज करते हो प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आपके प्रोडक्ट में भी ये आयरन आ जाते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। नेक्स्ट सोर्स है क्रॉस कंटामिनेशन। कंटामिनेशन फ्रॉम अदर प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड इन द सेम फैसिलिटी। आप जहाँ भी प्रोडक्ट बना रहे हो उसी इन्वायरमेंट में उसी जगह पे अगर कोई और भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, मैन्युफैक्चर्ड किया जा रहा है, स्पेशली इन शेयर्ड इक्विपमेंट्स और प्रोडक्शन लाइन, वहीं पे कोई और भी प्रोडक्ट बनाया जा रहा है, इक्विपमेंट्स यूज कर रहे हो और उसी इक्विपमेंट को फिर आप यूज कर रहे हो अपने प्रोडक्ट बनाने के लिए, तो उस दौरान भी क्या हो सकता है, इम्प्यूरिटीज हो सकती है, प्रोडक्ट मिक्स हो सकते हैं और वहां पे इम्प्यूरिटीज आ सकती है। पैकेजिंग मटेरियल से भी इम्प्यूरिटीज हो सकती है आपके प्रोडक्ट में आ जाए। जैसे इम्प्यूरिटीज में लीच फ्रॉम द पैकेजिंग मटेरियल। आप जो भी पैकेजिंग मटेरियल यूज करते हो पैकेजिंग रखने के लिए, प्रोडक्ट को स्टोर करने के लिए, तो क्या होता है कि वो प्रोडक्ट, वो जो ड्रग है, कोई केमिकल है, वो उस पैकेजिंग मटेरियल के साथ रिएक्ट कर जाती है और वो जो पैकेजिंग मटेरियल का जो भी जिस भी चीज़ से वो बना हुआ है, उस वो जो मेटल्स जिस भी मेटल से बना हुआ है वो क्या होता है उसमें मिक्स हो जाता है एज अ इम्प्यूरिटीज। जैसे दिस इज मोर कॉमन, पैकेजिंग मटेरियल से इम्प्यूरिटीज होना बहुत ही कॉमन है विथ सर्टेन टाइप ऑफ कंटेनर और क्लोजर, जैसे कि लीचिंग आउट इफेक्ट। अल्कलीज स्टोर्ड इन ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर। जो अल्कली मेटल्स होते हैं उसको स्टोर किया जाता है ऑर्डिनरी ग्लास कंटेनर में, तो उससे क्या होता है, एक्सट्रैक्ट लीड फ्रॉम इट। वो जो कंटेनर बना है वो लीड से बना है, वो जो लीड है वो एक्सट्रैक्ट हो जाता है उस अल्कलीज में, विच इन फाउंड एज इम्प्यूरिटीज इन द फाइनल प्रोडक्ट। और आप जब इस अल्कली को यूज करते हो प्रोडक्ट बनाने में तो वहां पे आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी लीड आ जाता है एज अ इम्प्यूरिटीज। स्ट्रॉन्ग केमिकल रिएक्ट विथ आयरन कंटेनर। अगर आपने आयरन कंटेनर यूज किया और कोई स्ट्रॉन्ग केमिकल रखा है उसमें तो वो रिएक्ट कर जाता है आयरन के साथ एंड एक्सट्रैक्ट आयरन, और जो आयरन से बना कंटेनर है उसका जो आयरन है वो एक्सट्रैक्ट आउट होने लगता है, वो मिक्स हो जाता है आपके केमिकल के साथ और उस केमिकल को क्या करता है, इम्प्योर बना देता है। और फिर आप जब वो केमिकल को यूज करते हो ड्रग बनाने के लिए या कोई प्रोडक्ट बनाने के लिए तो आपके फाइनल प्रोडक्ट में भी वहां पे ये आयरन आ जाते हैं एज अ इम्प्यूरिटीज। और ये बेसिकली आ कहाँ से रहे, पैकेजिंग मटेरियल से। तो ये हो गया सोर्स। और भी कुछ सोर्स है जैसे माइक्रोबियल कंटामिनेशन। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे कि बैक्टीरिया हो गए, फंगस हो गए, मोल्ड्स हो गए, कैन कंटामिनेट द मेडिसिनल एजेंट्स ड्यूरिंग प्रोडक्शन, स्पेशली इफ देयर आर इशू विद द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस और द क्वालिटी ऑफ द रॉ मटेरियल। अगर रॉ मटेरियल क्वालिटी खराब है, पुअर क्वालिटी का है, तो उसमें कंटामिनेशन होने के चांसेस ज़्यादा है, माइक्रोबियल कंटामिनेशन। नेक्स्ट है इन्वायरमेंटल कंटामिनेशन। एक्सटर्नल फैक्टर जैसे कि एयर हो गया, वाटर हो गया, इन्वायरमेंटल पॉल्यूटेंट्स हो गए, कैन इंट्रोड्यूस्ड इम्प्यूरिटीज ड्यूरिंग द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। जब आप प्रोसेस कर रहे होते हो तो उस दौरान हो सकता है कि कोई कंपाउंड, कोई केमिकल
एटमॉस्फेयर के एयर से रिएक्ट कर जाए, वाटर को एब्जॉर्ब कर ले, मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर ले और खराब हो जाए। देयर आर मेनी फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स which when manufactured are contaminated with atmospheric carbon dioxide and water vapor। ऐसे बहुत सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट है जो कंटामिनेट हो जाते हैं प्रोसेस के दौरान, वो एयर को एब्जॉर्ब कर लेते हैं, लाइट को एब्जॉर्ब करके डिग्रेड हो जाते हैं, खराब हो जाते हैं। जैसे कि एक एग्जांपल है सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH एब्जॉर्ब कर लेता है एटमॉस्फेयर से कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या बना लेता है, क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट। क्या बना लेता है, सोडियम कार्बोनेट। कोई अलग ही कंपाउंड यहाँ पे फॉर्म हो गया है। सोडियम हाइड्रोक्साइड ने क्या किया, एब्जॉर्ब कर लिया एटमॉस्फेरिक कार्बन डाइऑक्साइड को और क्या बना लिया, सोडियम कार्बोनेट। जो पोटेशियम सोडियम हाइड्रोजन थैलेट होते हैं वो क्या करते हैं, इस तरीके से गोल गोल थैलेट्स होते हैं। आप जब उस थैलेट को वे करोगे तो वेइंग के दौरान ही वो इतनी जल्दी फास्ट वहाँ पे रिएक्शन होता है, वो एटमॉस्फेयर के मॉइस्चर को एब्जॉर्ब कर लेता है और ये क्या हो जाता है, लिक्विफाइड, तुरंत ही वो पिघल जाते हैं, लिक्विफाइड हो जाते हैं। आप कभी देखना लैब में सोडियम हाइड्रोजन थैलेट को जब आप वे कर रहे हो तो उसी दौरान वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं मॉइस्चर को और लिक्विफाइड हो जाते हैं। नेक्स्ट है ह्यूमन हैंडलिंग। Contamination can occur through contact with human hands, clothing or equipments if proper hygiene practices are not followed during manufacturing। Adulteration मतलब मिलावट, गुड क्वालिटी के प्रोडक्ट में बैड क्वालिटी के प्रोडक्ट को मिक्स कर देना, क्वांटिटी को बढ़ाने के लिए मिलावट करना। जैसे कि मेनी फार्मास्यूटिकल केमिकल्स आर एडल्टर्ड विथ चीपर सब्सटेंस। एग्जाम्पल एक्सपेंसिव पोटेशियम मे बी एडल्टर्ड विथ सोडियम ब्रोमाइड। जो पोटेशियम है वो एक्सपेंसिव है, इसमें क्या करते हैं लोग, मिक्स कर देते हैं सोडियम ब्रोमाइड को और ये जो है मिक्सिंग मिलावट है, ये कहलाता है एडल्टरेशन। इफेक्ट ऑफ इम्प्यूरिटीज, अगर इम्प्यूरिटीज आ जाए तो वो आपके प्रोडक्ट को किस तरीके से इफेक्ट करते हैं। इम्प्यूरिटीज हैविंग टॉक्सिक इफेक्ट मे बी इंजूरियस टू हेल्थ इफ प्रेजेंट अबव सर्टेन लिमिट। अगर लिमिट से ज़्यादा है, अगर आप उस प्रोडक्ट को कंज्यूम करते हो तो ये आपके हेल्थ को हार्मफुल इफेक्ट कॉज करता है। इम्प्यूरिटीज से क्या होता है, जो स्ट्रेंथ है आपका सब्सटेंस का, एक्टिव स्ट्रेंथ, वो लोअर हो जाते हैं। इम्प्यूरिटीज में डिक्रीज द सेल्फ लाइफ ऑफ सब्सटेंस, जो एक्सपायरी डेट है वो भी क्या होती है, डिक्रीज कर देता है इम्प्यूरिटीज। इम्प्यूरिटीज कैन इफेक्ट द थेराप्यूटिक इफेक्टिवनेस ऑफ द मेडिसिनल एजेंट। जो मेडिसिनल एजेंट का थेराप्यूटिक इफेक्ट है वो भी डिक्रीज हो जाता है इम्प्यूरिटीज होने से। They may be interfere with the intended mechanism of action or alter the pharmacokinetics of the drug, leading to reduced efficacy। वो आपके ड्रग की efficacy को, potency को डिक्रीज कर देता है impurities। Impurities, especially those with toxic properties, can cause adverse reaction in the patient. This may include allergic reaction, side effects, or other unexpected response। Impurities may change physical and chemical property of the drug or compound, may cause change in color, odor and taste। ये आपके ड्रग के टेस्ट को, कलर को, ऑर्डर को चेंज कर सकते हैं अगर उसमें इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है तो। नॉन कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स, द प्रेजेंस ऑफ इम्प्यूरिटीज बियॉन्ड एक्सेप्टेबल लिमिट। अगर एक्सेप्टेबल लिमिट से ज़्यादा किसी भी कंपाउंड में इम्प्यूरिटीज प्रेजेंट है कैन रिजल्ट इन नॉन कंप्लायंस विथ रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स। तो जो रेगुलेटरी बॉडीज है, रेगुलेटरी स्टैंडर्ड्स है, एजेंसीज है, वो क्या करते हैं, उस प्रोडक्ट को एक्सेप्ट नहीं करते। रेगुलेटरी एजेंसीज जैसे कि FDA हो गया, EMA हो गया, सेट स्पेसिफिक गाइडलाइन फॉर इम्प्यूरिटीज लेवल। इन लोगों ने क्या किया है, गवर्नमेंट, ये सब गवर्नमेंट एजेंसीज है, ये लोग गाइडलाइन सेट किए हैं इम्प्यूरिटीज लेवल के लिए इन फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट्स टू इंश्योर पेशेंट सेफ्टी। फार्मास्यूटिकल जो प्रोडक्ट है उसके लिए गाइडलाइन सेट है कि उस प्रोडक्ट में इस रेंज में इम्प्यूरिटीज होनी चाहिए, इससे ज़्यादा अगर है तो वो एक्सेप्ट नहीं किया जाता, वो प्रोडक्ट लोगों तक नहीं पहुंचाया जाता, उस प्रोडक्ट को रोक दिया जाता है। इससे क्या होता है, पेशेंट की सेफ्टी बनी रहती है।
नेक्स्ट है क्वालिटी इशू। इम्प्योरिटीज कैन इफेक्ट द ओवरऑल क्वालिटी ऑफ द मेडिसिनल प्रोडक्ट। इम्प्योरिटीज क्या करता है, उस मेडिसिनल प्रोडक्ट के ओवरऑल क्वालिटी को अफेक्ट करता है। क्वालिटी एट्रीब्यूट्स सच एज, क्वालिटी बोले तो उसकी प्यूरिटी, उस ड्रग की प्यूरिटी, एंड स्टेबिलिटी, उस ड्रग की पोटेंसी मे बी कॉम्प्रोमाइज्ड। अगर इम्प्योरिटीज है तो उसकी प्यूरिटी, पोटेंसी, स्टेबिलिटी कॉम्प्रोमाइज्ड हो जाती है ड्रग की, लीडिंग टू प्रोडक्ट रिकॉल और विड्रॉल फ्रॉम द मार्केट। अगर वो अच्छे क्वालिटी का नहीं है तो उस प्रोडक्ट को, अगर वो मार्केट में आ चुका है तो उस प्रोडक्ट को रिकॉल कर लिया जाता है मार्केट से, मतलब उस प्रोडक्ट को मार्केट से हटा दिया जाता है। और ये सब करते कौन है, रेगुलेटरी बॉडीज, रेगुलेटरी एजेंसीज। नेक्स्ट है टू इंश्योर द सेफ्टी एंड एफिकेसी ऑफ मेडिसिनल एजेंट। रेगुलेटरी एजेंसीज सेट गाइडलाइन फॉर एक्सेप्टेबल लेवल ऑफ impurities and manufacturer are required to adhere to these standards during the production of pharmaceuticals। जो रेगुलेटरी एजेंसीज है वो गाइडलाइन सेट किए हैं और उस गाइडलाइन के अकॉर्डिंग ही जो मैन्युफैक्चरर होते हैं, जो दवाइयों को बनाते हैं, वो उस गाइडलाइन को फॉलो करते हैं। क्वालिटी कंट्रोल मेजर्स करते हैं। एनालिटिकल टेस्टिंग किया जाता है, ड्रग बनने के बाद भी उसको टेस्ट किया जाता है। एंड वैलिडेशन ऑफ मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्रूशियल है इन मिनिमाइजिंग एंड कंट्रोलिंग इम्प्योरिटीज इन मेडिसिनल एजेंट्स। तो यहाँ पे ये इम्प्योरिटीज, सोर्स, टाइप्स और इफेक्ट ऑफ इम्प्योरिटीज आप समझ चुके हो। नेक्स्ट वीडियो में हम बात करेंगे लिमिट टेस्ट के बारे में। जब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें। हैव अ गुड डे।